बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट में सिविल जजेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यंग लाइफ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, उस सिलसिले में आज हमने रिक्वेस्ट की है और हमारे पास तशरीफ फरमा है जनाब मोहम्मद साद खान साहब। आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में, वहाँ पर रेगुलर फैकल्टी का हिस्सा है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो हमने ये एक जो एकेडमिक प्रोग्राम का आगाज़ किया, आप इसमें भी शामिल हो ताकि सियालकोट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपके इल्म से, आपके नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद साद खान साहब की मशकूर है। सर वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ लाए। और मैं बगैर वक्त ज़ाया किए रिक्वेस्ट करूँगा साद खान साहब को कि वो तशरीफ लाएँ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो आज इनको टॉपिक हमने रिक्वेस्ट की थी उस पर अपने लेक्चर का आगाज़ करें। तो ये मोस्ट प्रॉबेबली 1.5 आवर या 2 आवर्स का लेक्चर होगा। तो आफ्टर 1 आवर एज पर रूटीन हमारी 5 to 10 मिनट की ब्रेक होगी और ताकि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हमारा 20 मार्क्स का जो पेपर है इसमें सिविल जजेस में, वो हमारा उसको ओवरव्यू आपको दिया जा सके, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर किया जा सके। So I request to Mr. Mohammed Saad Khan sir, please come on dais and start your lecture, sir, please. पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, उनकी दावत पे उन्होंने मुझे बुलाया, ये इज्जत दी। और जो हमारा सब्जेक्ट है आज का वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हमारी लिटिगेशन में जितने भी सूट्स हैं उसमें तकरीबन 70% लिटिगेशन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो आप एस्पायरेंट हैं टू बी अ जज, अल्लाह करे आप जज बन जाए। But even if you don't become a judge, you will be a good lawyer if you concentrate on this subject. ये है क्या, इसकी स्पिरिट क्या है, इसको थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, so being a lawyer और being a judge it is of utmost importance. इसको तवज्जो से देखें, इसको समझें, जो सवालात आपके दिलों में हो उसको हम एड्रेस करेंगे बाद में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, मैं बोर्ड की थोड़ी सी मदद लूँगा अभी, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ कि जितने भी कवानीन हैं वो जिस चीज़ पे खड़े हैं वो राइट्स और ऑब्लिगेशन। एक सिटीजन का राइट है, उस राइट के साथ कोई रॉन्ग होता है, कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है, उसको कोई छीनता है तो वो शख्स कोर्ट से रजू लेता है, कोर्ट की तरफ रजू करता है, वो चाहता है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहता है फिर वो कोर्ट से। सो राइट्स और ऑब्लिगेशन जो हैं दे आर दी रूट कॉज जिसकी बुनियाद के ऊपर कवानीन हेल्प करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट्स रिलीफ देते हैं। सो जो पहली चीज है आपके सामने वो है राइट्स के। राइट्स क्या है? राइट्स जो हैं उसके बहुत सारे शेड्स हैं। जैसे दुपट्टों के रंग होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह हकूक जो हैं उनके बहुत सारे शेड्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस राइट्स की एक किस्म जो है वो मॉरल राइट्स है। मॉरल राइट्स ये है कि एक बाप का ये हक है कि बेटा उसकी खिदमत करे, उसकी टांगें दबाए, लेकिन आपको ये मालूम है कि उसके लिए वो कोर्ट से रजू नहीं कर सकता अगर बेटे ने टांगे दबाने से इनकार कर दिया। बड़े भाई का ये हक हो सकता है कि छोटा भाई उसको पानी पिलाए, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो है बड़ा भाई जो है कोर्ट से रजू नहीं कर सकता कि इसने मुझे पानी नहीं पिलाया, इस वास्ते मैं कोर्ट के पास आ गया। It means that the moral rights are there in the society. We need to abide by that. But sir, it's a moral obligation. It's not the legal one. So एक चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये कि मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, मॉरल राइट्स क्या हैं और लीगल राइट्स क्या हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि लीगल राइट्स फिर क्या होते हैं जिसको हम कोर्ट्स में इन्फोर्स कर सकते हैं। लीगल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ द लैंड। सिंपल एज दैट। लीगल राइट्स क्या हैं? वो जिसको आपके मुल्क का कानून रिकॉग्नाइज कर ले उसे हम लीगल राइट्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक ऑर्डिनेंस आ जाए बड़े बाप की टांगे दबाने का या बड़े भाई को पानी पिलाने का है या बाप की टांगे दबाने का है, तो हम मजबूर है भाई हम उसको भी लीगल राइट मानेंगे।
लेकिन जब तक ऐसी कोई चीज कानून में दाखिल नहीं होती, जब तक उसके ऊपर कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता, जब तक उसके ऊपर कोई लॉ मेकिंग नहीं होती, तब तक वो लीगल राइट नहीं बनता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। वन, लीगल राइट्स के फिर बहुत सारे शेड्स हैं, वेस्टेड राइट्स है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं। ये राइट्स की बहुत सारी किस्में हैं। सो सिर्फ हकूक जो हैं, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, उसकी स्पिरिट को, उसकी इंटेंट को, उसकी मंशा को, उसकी चाहत को अगर आप उसके ऊपर तसव्वुर बांध सकें, अगर आप उसे समझ सकें, तो आपको लिटिगेशन की सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टॉक्ड अबाउट इज राइट, and we are related, or we are actually concentrating upon the rights which are legal rights, and legal rights are those rights which are recognized by law of the land. So first thing is legal right. Now second thing is कि अगर एक right है तो सिर्फ right को लेकर कोई कोर्ट नहीं आता। Nobody is coming to the court that my right is there and my right needs to be enforced. No. एनफोर्समेंट तक पहुंचने के लिए, कोर्ट से रजू करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके राइट को ग्रीवियंस क्या हुई, आपके राइट के साथ रॉन्ग क्या हुआ, आपके राइट के साथ इंफ्रिंजमेंट क्या हुई, आपके राइट्स के साथ वायलेशंस क्या हुई। सो सेकेंड थिंग जो कोर्ट में आने से पहले आपको बतानी है, वो एक राइट है, दूसरा रॉन्ग और इंफ्रिंजमेंट है। जब तक आप वायलेशन कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे, कोर्ट आपको उसमें हेल्प नहीं कर सकती। इज इट क्लियर जी? सो फर्स्ट थिंग इज राइट और सेकंड थिंग इज रॉन्ग। नाउ राइट के बाद अगर उसके साथ रॉन्ग हो गया है, इंफ्रिंजमेंट हो गई है, वायलेशन हो गई है, तो फिर बात आगे चलेगी। तो दो चीजें अभी तक समझी हमने। फर्स्टली दैट वी आर कंसर्न्ड विद लीगल राइट्स, वन। Secondly, there has to be a violation, there has to be an infringement, there has to be a wrong. हम कोर्ट तक सफर कर रहे हैं अभी। Now, इन दो बातों के बाद, एक राइट और एक रॉन्ग के बाद कानून आता है, क्योंकि ये राइट कहां लिखे होंगे, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ द लैंड, कहां लिखे होंगे, लॉ में लिखे होंगे। राइट और रॉन्ग को डिटरमिन करने के लिए कि क्या चीज हक है और क्या चीज उस हक के साथ अमर माने है, रॉन्ग है, वायलेशन है, इसके ऊपर डिटरमिनिंग फैक्टर जो है, इसका तराजू जो है, इस पे जो फैसला देने वाला कौले फैसल है, वो कहां से आएगा, वो आएगा लॉ से। सो थर्ड थिंग इज लॉ। और लॉ आपको क्या डेवलप करेगा आपके सामने, रेमेडीज। फॉर इंस्टेंस इफ योर बॉडी हैज अ रॉन्ग, कोई बुखार है तो उसके लिए दवाई जो है क्या है, रेमेडी है। इन द सेम मैनर इफ योर राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, अगर आपका हक छीन लिया गया है फोर्सफुली, अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से, तो जब आप कहते हैं गैर कानूनी तरीका, तो कौन डिटरमिन करेगा, इस पे कौन कौले फैसला देगा, लॉ। और लॉ आपको फिर रेमेडीज प्रोवाइड करेगा। ये आए आपको बताते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या हल हो सकते हैं इसके, इसको हम किस तरीके के साथ टैकल कर सकते हैं। तो लॉ जो चीज आपको इंट्रोड्यूस कराता है, दे आर कॉल्ड रेमेडीज, दे आर कॉल्ड। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इवॉल्व्स फ्रॉम हियर, एंड दैट इज कि अगर रेमेडीज लॉ ने बता दी हैं, तो फिर रिलीफ क्या है। सवाल क्या है कि अगर रेमेडीज कानून ने बता दी है, तो फिर रिलीफ क्या है। तो याद रखें कि आपने अपना राइट कोर्ट को सुनाया, कोर्ट को उसके बाद रॉन्ग या इन्फ्रिंजमेंट बताया, और कोर्ट को उसके बाद लॉ में मौजूद रेमेडीज सजेस्ट की, और अगर कोर्ट ने आपकी बात से एग्री कर लिया, तो कोर्ट जो चीज आपको देती है, दैट इज कॉल्ड रिलीफ। इज इट क्लियर जी? सो इट्स अ फोर कॉन्सेप्ट चेन। फर्स्ट राइट, देन देयर इज अ रॉन्ग, then remedy suggested by law, and then relief given by court. Is it clear? So चौथी चीज जो है, that is so चार चीजें अभी तक हमने देख ली हैं। राइट्स क्या होते हैं, कितने उसके शेड्स होते हैं, उसके बाद रॉन्ग्स क्या हैं, रॉन्ग्स के बाद रेमेडीज कहां से आती हैं, लॉ में उसका क्या किरदार है, और रेमेडी और रिलीफ क्या एक चीज होती है, नहीं एक चीज नहीं होती है। रेमेडी कानून बताता है, रिलीफ कोर्ट देता है।
So first thing is right, then there is wrong, then there are remedies, and then there are relief. Now we come to this subject, which is Specific Relief Act. ये जो कोर्ट रिलीफ देती है ना, इस पे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, that is Specific Relief Act. I will take 1 minute. Now, after having a brief view that what are rights, what are wrongs, what are remedies, what are reliefs, I am going to tell you that how this law has developed, what is there in the background. जब तक आपको बैकग्राउंड में वो एक चीज समझ नहीं आएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप ग्रैस्प नहीं करेंगे ये चीज क्या है। 15वीं 16वीं सदी में जब शेक्सपियर खूबसूरत ट्रेजिक और रोमांटिक नॉवेल्स लिख रहा था ना, उस वक्त लीगल साइट्स पे इंग्लैंड में जो कोर्ट्स काम कर रही थी, दे वर कॉल्ड कॉमन लॉ कोर्ट्स। कौन सी कोर्ट्स? कॉमन लॉ कोर्ट्स। कॉमन लॉ कोर्ट्स क्या करती थी, उनके पास जैसे वकला के ऑफिसेज में पुरानी किताबें लॉ के प्रेसिडेंट्स पे होती हैं, केस लॉज पे होती हैं, वो मौजूद होते थे केस लॉज। कॉमन लॉ केसेस देती थी, प्रेसिडेंट सेट करती थी, और नए मसाइल उन्हीं प्रेसिडेंट्स की रोशनी में हल किए जाते। बात समझ आ गई यहाँ तक? कॉमन लॉ कोर्ट्स क्या करती थी, पुराने फैसले, जो प्रिंसिपल्स और जो असूल सेट कर देते थे, जिन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसके ऊपर फैसले देती थी। जब उसके ऊपर फैसले देती थी तो फैसला पुरानी किताब से और तुम्हारा मसला नया। They were selling new wine, old wine is the new wine. New wine है, वो क्या काम कर रही थी, पुरानी प्रेसिडेंट्स और तुम्हारे मसले नए। जो मसला लाने वाला है, जो सवाली है, जो तालिब है, जो लिटिगेंट है, वो जो मसला कोर्ट के सामने ला रहा है, वो नई नौयत का है। उसको जो हल दिया जा रहा है वो पुराने 100 साल पुराने फैसलों की रोशनी में दिया जा रहा है। उससे क्या होगा, लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे। मसले नए नौयत के, हल पुराने, तो लोग सेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड होंगे? डिससेटिस्फाइड। That was the case. That was the case in 15th-16th century of England, when the common law courts were giving decision on the basis of precedents, that people were dissatisfied. So three things are there: 15th-16th century, second common law courts working, giving decisions on the basis of old decisions, people were naturally dissatisfied. जब लोग डिससेटिस्फाइड हो गए, किससे? अदालत से, जुडिशरी से, अदलिया से, तो फिर क्या रास्ता रह गया था उनके पास? दे वेंट टू किंग, बादशाह के दरबार में गए। उन्होंने बादशाह से सवाल किया, उन्होंने कहा सर ये ज्यादती हो रही है, मसले नए नौयत के हैं, हाल पुराने हैं और इन्हें हल होना चाहिए, हमें जो चाहते हैं वही रिलीफ मिलना चाहिए। क्या कह रहे थे? स्पेसिफिक रिलीफ मिलना चाहिए। क्या कह रहे थे? देयर शुड बी अ स्पेसिफिक रिलीफ टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मसले नए हैं, हल पुराने हैं, हमें मंजूर नहीं है। दे वर गोइंग टू किंग। और बादशाह, क्योंकि बादशाह को 100 काम है, उसको मलिका के 100 काम होते हैं, अमूर हुकूमत के 100 काम होते हैं, वो बिजी है भाई।
तो उसने अपने दरबार के सबसे बड़े दरबारी, जिसको लॉर्ड चांसलर कहते थे, जैसे यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है ना, उसके साथ लॉर्ड लगा लें आप, उसे कहते थे लॉर्ड चांसलर। ही डिप्यूटेड हिम, उसने कहा सुनो यार, खुली कचहरी लगाओ, सुनो इनके क्या मसले हैं। तो पहली बार इंग्लैंड में 2 कोर्ट्स कायम हो गए। पहली कोर्ट्स कौन सी हैं? कॉमन लॉ कोर्ट्स। बादशाह ने जिस बंदे को डिप्यूट किया उसका नाम क्या है? लॉर्ड चांसलर। चांसलर ने अपने नाम पे एक नई कोर्ट कायम की, जिसका खुली कचहरी कायम की, उसका नाम रखा कोर्ट ऑफ चांसरी। क्या नाम रखा? सो नाउ इंग्लैंड में कितनी कोर्ट्स काम कर रही हैं? एक कॉमन लॉ कोर्ट्स, पुरानी, लोग डिससैटिस्फाइड है, बादशाह के पास गए, बड़े को डिप्यूट किया, लॉर्ड चांसलर को, उसने अपने नाम पे जो कोर्ट चलाई, क्या नाम रखा उसका? वो कोर्ट ऑफ चांसरी ने अब कोई नई चीज इजाद करनी, उन लोगों के मसाइल के हल के लिए कोई नया हल चाहिए। पुरानी बातें पुरानी हो गई हैं, पुराने जमाने की बात पुरानी हो गई, नई बात चाहिए। तो किस बात पे फैसला हुआ? उसने कहा भाई जो दिल को लगती है, जो मन भाती है, जो फेयर है, वो बात, जो फेयर है, जो इंसाफ पे मबनी है, जो इनका मसला है, उसका एग्जैक्ट हल इनको प्रोवाइड करो। इसे कहते हैं एक्विटी। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एक्विटी। एक्विटी जो है ई से लिखा जाता है, ए से पढ़ा जाता है, इक्विटी नहीं कहना आपने, ठीक है? क्या कहेंगे आप? एक्विटी कहेंगे इसको। तो एक्विटी जो है दैट मीन्स फेयरनेस। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा, ये फेयरनेस तक बात आपकी और हमारी बराबर हो गई है, सेम पेज पे आ गए हैं। आपने ये देखा होगा कि हमारे घरों में, अब तो खैर रिवाज बदल गए, रात जो है वो होती नहीं है, 12-1 बज जाते हैं। एक जमाना होता था, अगर आप अपने कुछ बड़े भाई से पूछ लो तो वो आपको बताएगा कि जब वो क्रिकेट खेल रहा होता था ना, तो मगरिब का जब वक्त होता था तो वो बैट छोड़ के भाग जाता था, कहता मगरिब हो गई है, मैं घर जाना है। क्या कहता था? मगरिब हो गई है, मैं घर जाना है। क्यों? क्योंकि घर में एक प्रिंसिपल है। क्या है? घर में प्रिंसिपल है। अच्छा, उसका जब छोटा भाई क्रिकेट खेलना शुरू हुआ तो उसने भी रात को मगरिब होते ही बैट छोड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा मगरिब हो गई है, घर जाना है। क्या क्या है? मगरिब हो गई है, घर जाना है। वो व्हाट इज दैट? इसे कहते हैं असूल। इसे क्या कहते हैं? घर का असूल। आपको पता है ये असूल क्यों बना? क्योंकि देयर इज अ प्रैक्टिस इन दी हाउस। प्रैक्टिस है कि बड़ा भाई वक्त पे ना आए तो फेंटी लगती है उसको। तो छोटे भाई को पहले पता लग गया कि अगर मैं घर पे वक्त पे नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? फेंटी लगेगी। तो बात यह है कि जब एक असूल प्रैक्टिस के तौर पे चलता रहता है तो वो प्रैक्टिस क्या बन जाती है? कायदा बन जाती है, असूल बन जाती है, उसे असूल की हैसियत हासिल हो जाती है। तो कोर्ट ऑफ चांसरी ने जब एक्विटी की और फेयरनेस की बुनियाद पे बार बार फैसले देने शुरू किए तो वो असूल बन गए, कायदे बन गए। वो प्रैक्टिस नहीं रही फिर कोर्ट ऑफ चांसरी की। वो कोर्ट ऑफ चांसरी की सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रही, उससे कायदे बने, प्रिंसिपल्स बने। उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विटी। वो जो आपने 12 पढ़े होंगे अलग, उन्हें क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विटी। तो पहले क्या थे? एक प्रैक्टिस कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ चांसरी बनी, उसने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद असूल बने। उन असूलों को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विटी। और फिर उन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विटी को जब जमाना आगे बढ़ा और डेवलप हुई और लेजिस्लेशन हुई तो जो कानून आया मार्ज़े वजूद में, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इज इट क्लियर? आई रिपीट इट फॉर यू। 15th century में common law courts थी, they were giving decision on the basis of old decisions. People were with the new problems, they were coming to the court, but courts were giving them old decisions. They were naturally dissatisfied. They went to king, and king deputed whom? लॉर्ड चांसलर। एक और कोर्ट बन गई, लॉर्ड चांसलर ने अपने नाम पे उसका नाम रखा। नाम क्या था? कोर्ट ऑफ चांसरी। एंड कोर्ट ऑफ चांसरी स्टार्टेड गिविंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस मींस एक्विटी। जब बार बार फेयरनेस पे फैसले आते रहे तो कोर्ट की यही प्रैक्टिस, कोर्ट का यही असलूब, कोर्ट की यही रीत फिर कायदा बन गई, प्रिंसिपल बन गई। उन प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विटी। और वो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्विटी तकरीबन 150 साल के बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने कानून बना के निकाल दिए और उसे क्या कानून को कहते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक। सो नाउ यू आर विद मी ऑन दिस कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। जो नए दोस्त आए हैं मैं दोबारा बता रहा हूं that there are rights, moral rights and legal rights. Legal rights are those rights which are recognized by law. कोर्ट में सबसे पहली चीज जो आपने बतानी है वो क्या है? लीगल राइट। लीगल राइट जो है सिर्फ अगर आप कोर्ट को कहेंगे मेरा एक राइट है, मेरा एक राइट है, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिलीफ। आपको बताना है राइट है और उसके साथ कोई मसला भी
है, उस पे कोई डाका भी पड़ा है, वो हक मुझसे छीना गया है, वॉयलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है। जब दो चीजें आपने बता दी कोर्ट को, फिर वो कानून की किताब खुलेगी, देखा जाएगा, फैसला किया जाएगा क्या राइट था क्या रॉन्ग हुआ। उसके बाद अगर कोर्ट आपके साथ एग्री कर जाए तो फिर जो चीज देती है उसे क्या कहते हैं, रिलीफ। तो आपको राइट की समझ आई है, रॉन्ग की समझ आ गई, रेमेडीज की बात आ गई और रिलीफ की बात समझ आ गई। फिर मैंने आपको बताया हाउ इट ऑल डेवलप्ड। जब आपको जो मसला हो वही मिले उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जब जो आपका प्रॉब्लम है कोर्ट आपको वो दे दे तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ। उस पे जो कानून बना है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहां तक पहुंचे कैसे थे, 15वीं-16वीं सदी, कॉमन लॉ कोर्ट्स गिविंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड डिसीजन, और ओल्ड डिसीजन के बाद डिससैटिस्फाइड लिटिगेंट्स दे वर गोइंग टू किंग, किंग डेप्यूटेड लॉर्ड चांसलर, और लॉर्ड चांसलर ने अपने नाम पे जो कोर्ट कायम की उसे क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ चांसरी। और कोर्ट ऑफ चांसरी ने जिस बुनियाद पे फैसले दिए वो क्या है, फेयरनेस और इक्विटी। और इक्विटी की जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस बढ़ती गई, उस पे जो कायदे बने, असूल बने, उन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ। और उसके बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने जब उस पर कानून बना दिया उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। इज इट क्लियर? मिटा दूं इसको? यस सर। So, after discussing introduction and evolution of the law, अब हम देखेंगे ये लॉ इटसेल्फ है क्या। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मुरक्कब है 3 लफ्जों का। एक एक्ट का मतलब क्या, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कानून बन गया। रिलीफ आपको समझाया, वो जो कोर्ट आपको दे, जो रेमेडी आपको अवॉर्ड कर दे आपके हक में फैसला कर दे, उसे क्या कहते हैं, रिलीफ। और स्पेसिफिक क्या, जो तुम्हारा मसला है उससे स्पेसिफिकली एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस करने के लिए, स्पेसिफिकली आपको रिलीफ देने के लिए जो रेमेडीज कानून में डाली गई हैं वो तकरीबन 6-7 तरह की। अब मैं बोलूंगा और से सुने। 1 रेमेडी ऑफ डिक्लेरेशन, 2 रेमेडी ऑफ इंजंक्शन, 3 रेमेडी ऑफ कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 4 रेमेडी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 5 rescission of contract, 6 specific performance of contract, and 7 recovery of possession. Is it clear? ये वो रेमेडीज है जो कानून में डाली गई कि लोग जो मसले लेके आते हैं अगर उनको एग्जैक्ट रिलीफ देना है तो वो इन 6-7 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं जरूर फॉल कर जाएगा। इन रेमेडीज के इस्तेमाल से वो रिलीफ तक हम पहुंच सकते हैं जो कोर्ट अवॉर्ड करे और स्पेसिफिकली लोग फील करें कि हमें इंसाफ मिल गया है, जो मसला था वो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली एड्रेस हो गया। क्लियर जी? अच्छा, अब हम पूरा सब्जेक्ट खोलने से पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर। अब मैं आपके साथ जो भी गिदड़ सिंगलियां बनाऊंगा ना, ये आपने गौर से सुन भी लेनी है, देख भी लेनी है।
मिनट जाएगा बाद में। अच्छा, गौर से देखना है आपने, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके जो 7 टॉपिक है ना, चार टॉपिक जो हैं वो जाने लगे हैं इसके अंदर। ये जो सामने बना हुआ है, 4 इसके अंदर फारिग हो जाएंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा तो ये 4 टॉपिक्स आर क्लियर। ये इस वक्त आपके सामने जो मैंने 7 रेमेडीज बताई है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उनमें से 4 इस वक्त आपके सामने बनी हुई हैं। आपने मेरे साथ रहना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। लोग, ये जो आपके सामने एक छोटा सा मैंने कागज बनाया है, उसके ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है। जो डैशेज है दैट रिप्रेजेंट तहरीर। ये जो आपने लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई तहरीर होती है। बोले, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई तहरीर होती है। आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने दाल सेवी खाई है, और दाल सेवी खा के उसके बाद एक कागज बच गया और उस कागज के ऊपर घी के निशानात है। कितना गंदा है, कितना शैबी है। आपने वो कागज लिया, उस कागज के उल्ट किया और उस पर अपना नाम लिखा, साथ वाले का नाम लिखा, उसको मोटरसाइकिल का सौदा कर लिया। लड़के हैं तो बाएं हाथ का अंगूठा लगा दिया, लड़कियां हैं तो दाएं हाथ का अंगूठा लगा दिया। अब ये दाल सेवी वाला कागज नहीं है भाई साहब, बिकॉज इसके ऊपर जो लिख दिया ना आपने, इट इज कन्फरिंग लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। डिस्कशन हो गई है, ट्रांजैक्शन हो गई है, बातचीत हो गई है, 2 पार्टीज ने इसको टेस्ट कर दिया है, इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो बढ़ गई है। ये काम कागज का टुकड़ा नहीं रहा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट और चीज है, इंस्ट्रूमेंट और चीज है। मैं कोई खत लिख रहा हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं आपस में कोई लेन देन कर रहा हूं और उसके अंदर वो तमाम खवास जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो जिंदा हो जाए, अगर उसमें एक ऑफर हो जाए, एक एक्सेप्टेंस हो जाए, फ्री कॉन्सेंट से हो जाए, ऊपर कंसिडरेशन तय हो जाए, उसमें सर्टेनिटी आ जाए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज आ जाए, तो वो जो कागज का टुकड़ा है वो सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। सो इंस्ट्रूमेंट इज which confers legal rights and obligations. Is it clear? So this is written here. The instrument is which confers legal rights and obligations. बोले, instrument is any document which confers legal rights and obligations, that is instrument. Is it clear जी? Yes, अब इसका मतलब है वो जो कागज है जिस पर ये तहरीर लिखी हुई है, वो कागज itself क्या है? इंस्ट्रूमेंट। वो स्टैम्प का पेपर जो है जिस पर ये बात लिखी है, वो itself क्या है? इंस्ट्रूमेंट।
और जो अंदर तहरीर लिखी है, जो बातचीत हुई है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसे क्या कहते हैं? बोले। जो अंदर लिखा है उसे क्या कह रहे हैं? जिस पर लिखा है उसे क्या कह रहे हैं? जिस पर लिखा है उसे क्या कह रहे हैं? और जो अंदर लिखा है उसे क्या कह रहे हैं? तो इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज ड्रॉन हेयर। एक कागज है, अंदर जो लिखा है उसे कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, जिस पर लिखा है उसे इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। डेफिनेशन बता रहे हैं दैट डॉक्यूमेंट कन्फरिंग लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर जी? आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इस पे 3 कैफियत, 2 इसके मकाम है, एक इसकी कैफियत है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 2 इसके मकाम है, एक इसकी कैफियत है। इस पर एक कैफियत तारी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। मकाम जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट के, वो ये होते हैं कि इसका जो पेडेस्ट्रन है, या तो ये वैलिड होगा या ये वॉइड हो जाएगा। ये मकामात है। ये क्या है? ये हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, मकामात है कॉन्ट्रैक्ट। क्या है इसके मकाम? एक वैलिड मकाम है, एक वॉइड मकाम है। बीच में एक कैफियत आती है, ट्रांजिटरी पीरियड आता है, बीच में एक सराय आता है, उसे कहते हैं वॉइडेबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? वॉइडेबिलिटी। ये जो मकामात है ना कॉन्ट्रैक्ट के, पहले इसको देख ले। कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑफर वैलिड हो, एक्सेप्टेंस वैलिड हो, कंसेंट फ्री हो, कंसिडरेशन लिखी हो, पार्टीज बनाने वाली कॉम्पिटेंट हो और बातें सारी सर्टन हो, ऑब्जेक्ट उसका लॉफुल हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर उस मकाम पे खड़ा है जिसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस मकाम पे खड़ा है जिसको आप क्या कहेंगे? वैलिड। इसमें से एक चीज बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, ऑफर ना हो, एक्सेप्टेंस ना हो, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट उसका ना हो, तो फिर ये किस मकाम पे खड़ा हो जाएगा? जाके वॉइड के दरमियान में कैफियत आएगी, जहां पे फैसला करना पड़ेगा कि इसे वैलिड की तरफ लेकर जाएं या इसको वॉइड की तरफ लेके जाएं। वो जो उसकी कैफियत है, वो जो उसकी स्टैंस है, वो जो उसकी स्टेट है, उसे कहते हैं वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं उसको? वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फर्ज कर लें कॉन्सेंट फ्री ना रहे, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी जाए पार्टी की तरफ से, यानी जो इसका मतलब है ऑफर भी इफेक्ट हो गई, जो ऑफर दी थी वो तो ना रही ना, तुमने तो मिसरिप्रेजेंट कर दिया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दिखाया कोने वाला प्लाट, बेच दिया दरमियान वाला, ये तो कुछ और बात हो गई ना। अगर ऐसा फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो हम कहते हैं अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, इसमें एक पार्टी एग्रेसर हो गई है, एक एग्रीव्ड हो गई है, एक जालिम हो गई है, एक मजलूम हो गई है, एक इनोसेंट है और एक एग्रेसर है। तो वॉइडेबिलिटी कब होती है? जब एक पार्टी चालाक हो, वो कोई ऐसी शरारत कर दे जिससे जो तय हुआ था वो वैसे ना रहे जैसा तय हुआ था, तो हम कहते हैं इसमें एक पार्टी एग्रेसर है, एक पार्टी एग्रीव्ड है, एक पार्टी जालिम है, एक पार्टी इनोसेंट है। तो वॉइडेबिलिटी का जो की कैफियत है, जो वॉइडेबिलिटी की कैफियत है, उसमें इनोसेंट पार्टी जो है, गौर से देखें, उसमें जो इनोसेंट पार्टी है उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो क्या है कि वैसा क्या है, इस शर्त पे खेलूंगी मैं, इश्क की प्यार की बाजी आगे। हाँ, ये कहने का जो इख्तियार है ना, ये इनोसेंट के पास है, जालिम के पास नहीं, एग्रेसर के पास नहीं, एग्रीव्ड के पास है। अब उसकी शर्त पे बाजी फिर चलेगी, वो चाहेगा तो आप आगे चलेंगे, वो चाहेगा तो आप रुकेंगे। ये बात किसकी शर्त पे चलेगी? एग्रीव्ड की शर्त। इनोसेंट जो कैफियत है उसमें हाँ ना पूछनी आपने, और पूछनी किससे है? इनोसेंट से। पूछनी किससे आपने? एग्रीव्ड से। वैलिड एक मकाम था, वॉइड एक मकाम है, वॉइडेबल एक कैफियत है, कैफियत में चांस है, चांस इनोसेंट पार्टी के पास है, वो कहेगा यस, वो कहेगा नो। अगर उसने कहा हाँ, तो इसका मतलब तुम्हारे साथ चलना चाहता है, तो दोबारा वो कैफियत से निकल के वॉइडेबिलिटी से आप चले गए वैलिड की तरफ। अगर वो कहे ना, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो आप वॉइडेबिलिटी से निकल के वो इनोसेंट पार्टी चली गई, उसकी शर्त पे खेलना पड़ेगा, उसकी टर्म्स कंडीशन होगी, उसकी पिच होगी, उसका टॉस होगा, उसका बैट होगा, उसकी बॉल होगी, उसकी अपनी क्रिकेट है, जैसे दिल करे वैसे करेगा। तो क्या हो गया? अभी हमने 3 बातें की कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तहरीर अंदर जो लिखी है, जिस पर लिखी वो इंस्ट्रूमेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एक साथ 3 चीजें हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। वैलिड और वॉइड मकामात हैं,
और कैफियत बीच में वॉइडेबल है। और वॉइडेबल तब होता है जब आपने वैलिड के साथ शरारत की है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, फ्रॉड की है, आप उसकी वैलिडिटी की शराइत के साथ खेल रहे हैं। जो खेला वो जालिम है, जिसके साथ खेला गया वो मजलूम है। मजलूम के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? टू से यस और नो। इफ ही सेज यस, कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट। इफ ही सेज नो, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी हॉल्टेड, वुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इज इट समझ आ गई ये बात? अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट की कैफियत और मकामात समझने के बाद आपके जो चीज खुलनी चाहिए कि अगर उसने यस कर दिया तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने नो कर दिया तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो सफर कर रहा है ना इनोसेंट पार्टी, इसके डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेंगे इस तहरीर पर भी और जिस कागज पर लिखा हुआ है उस पर भी। इज इट क्लियर? यानी वॉइडेबल होने के ऊपर इनोसेंट पार्टी के पास ये जो ऑप्शन है उसके हाँ और ना कहने से फर्क पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट पर भी और कॉन्ट्रैक्ट पर भी। क्या फर्क पड़ेगा ये गौर से सुनना है। क्या कह रहा हूं मैं कि उसके हाँ और ना कहने पे, इस कैफियत से बाहर निकलने पे असर पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट पर भी और कॉन्ट्रैक्ट पर भी। क्या पड़ेगा गौर से देखें। इफ ही सेज यस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ेगा कि स्पेसिफिकली परफॉर्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जो गलती थी, जो गलत फहमी थी, उसे दुरुस्त करके इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया जाएगा? बोले क्या कर दिया जाएगा? रेक्टिफाई। अगर वो इस कैफियत से निकलते हुए यस क्या बैठा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ेगा कि वो परफॉर्म होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगी, उसकी तोड़ निप जाएगी, जैसे तय होगा वैसे होगा, जैसे बात हुई थी वैसे परफॉर्म होगा। और इंस्ट्रूमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा? इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा रेक्टिफाई। क्लियर? और अगर वो इस मकामात के दरमियान गिरी हुई कैफियत वॉइडेबिलिटी में क्या बैठा? नो, तो नो पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? और इस पे रेमेडी पे क्या फर्क पड़ेगा? रिलीफ पे रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडी होगी और इंस्ट्रूमेंट पे क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा कैंसिल। इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई है? अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रेसिजन इटसेल्फ क्या है? देखिए भाई, बात यह है जो बात तय हुई वैसे परफॉर्म हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। डिसीजन आपने शायद बचपन में कोना कोना खेला हो, वो कोना कोना बच्चे खेले, दरमियान में खड़े इधर उधर चले गए, या बच्चे काम और करते हैं। इजी एग्जांपल, अगर आपके बच्चे के घर कोई मेहमान आया हो और वो उसे कोई खिलौना दे दे और बाद में उनका झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले क्या क्लेम करता है? कहता है मेरा खिलौना। एग्जैक्टली दिस इज द रेमेडी ऑफ डिसीजन। डिसीजन में जो दिया लिया वापस हो जाएगा। डिसीजन होता है रोलिंग बैक द कॉन्ट्रैक्ट, गोइंग बैक टू द पोजीशन वेयर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम। वो क्या कहते हैं? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम लोग। दैट इज कॉल्ड डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है? एक और पंजाबी की मिसाल भी है, मैं देना नहीं चाहता, ये फोरम नहीं है। गधे से मुतल्लिक है ना, अगर आपको याद आती हो ना, वो जहां से चला होता है वो कुछ उस तरह से। तो एग्जैक्टली दैट इज डिसीजन। दैट इज डिसीजन के जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए वापस। तो डिसीजन की जो दो रेमेडीज हैं डिसीजन के अंदर, वो क्या होता है? रिफंड ऑफ मनी एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। लिया दिया वापस हो जाएगा। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस कर दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में, अब मेरे घर से ले जाओ। दैट इज कॉल्ड डिसीजन। डिसीजन इज रोलिंग बैक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? डू व्हाटएवर यू हैव सेड टू डू, डू एज यू हैव एग्रीड टू डू, complete your offer, complete your acceptance, give me the consideration, I will give you my part of consideration। अगर आप परफॉर्म कर जाएं तो परफॉर्मेंस और रोल बैक कर जाएं तो रिसीजन, और रिसीजन का इफेक्ट क्या होगा? प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट हो जाएगी, रकम रिफंड हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, अजनबी हो जाएंगे हम लोग। इज इट क्लियर जी? मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये 4 रेमेडीज जा रही हैं आपके सामने से। एक कागज का टुकड़ा जिसपे जो तहरीर लिखी उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर लिखी उसे क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट होता ही क्या है? लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जिससे कन्फर हो रही हो। क्लियर जी? कॉन्ट्रैक्ट की जो 2-3 चीजें हैं जिसपे हम कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट खोलते हैं ना तो 3 चीजें आती हैं, एक वैलिड, वॉइड और दरमियान में कैफियत आती है, उसे कहते हैं वॉइडेबिलिटी। वैलिड मकाम है, वॉइड मकाम है, वैलिड की शराइत हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड सो एंड सो फोर्थ। वो सब चीजें मौजूद है तो कॉन्ट्रैक्ट उस मकाम पे खड़ा होता है जिसको कहते हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड ये होता है कि अगर वो शराइत मंबलक हो जाए, सारी खराब हो जाए, कहीं पे शरारत हो जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए, फ्रॉड हो जाए, या कहीं पे ऑफर डिफेक्टिव हो जाए, पूरी की ना जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबिलिटी की तरफ चला जाता है, वॉइड की तरफ चला जाता है। वो भी क्या है? मकाम।
वॉइडेबिलिटी एक दरमियान की कैफियत है जिसमें एक एग्रेसर होता है, एक रीड होता है, एक जालिम होता है, एक इनोसेंट होता है। इनोसेंट पार्टी को ऑप्शन दी जाती है टू से यस और नो। अगर वो यस कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा क्या हो जाता है, अगर वो नो कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा क्या हो जाता है। और उस वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के नताइज क्या निकलते हैं रेमेडीज की सूरत में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें क्या होना है, स्पेसिफिक, बोले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का इंस्ट्रूमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी पे क्या इफेक्ट आएगा, डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इंस्ट्रूमेंट पे क्या आएगा जी, कैंसिल। दैट इज इट, क्लियर। चले पानी का निशान छोड़ दिया मैंने। मैं लेता हूँ सवाल, आप लिखिए साइड पे, मैं सर ये बात ना तो बड़े टेक्निकल बात है, लोग हैं टेक्निकल बात है जी बिल्कुल ठीक ये ना हाथी का आगे बात है। है। माशाल्लाह बंदा वही है जो हाल में कहा जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये जो 4 रेमेडीज हैं, डिसीजन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन इज गॉन। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एक सेक्शन है जिसमें एक्सेप्शंस दी हुई है। व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ हो ही नहीं सकती। एक्चुअली अगर आप में से कोई डिफेंस काउंसिल हो, यानी किसी के ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा दायर किया है, तो उसको चाहिए कि वो एक्सेप्शंस पढ़ के जाए, बिकॉज ही इज एक्चुअली डिफेंडिंग एंड ही इज एक्चुअली नेगेटिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके सामने चीजें होनी चाहिए, वो हम आखिर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो आपकी सिविल प्रैक्टिस है, जो सिविल प्रैक्टिस है, अगर आप कभी गौर करें, जिसको अगर आपसे कभी कोई सवाल कर ले कि यार ये सिविल प्रैक्टिस क्या होती है, तो हम ये जवाब तो नहीं देंगे कि सिविल कोर्ट में जिसकी प्रैक्टिस हो रही है वो सिविल प्रैक्टिस है। यू मस्ट नो कि ये सिविल क्या साइड है। तो अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें ना, ब्रॉडली कैटेगराइज करें, तो इसके 3 मेन एरियाज हैं सिविल प्रैक्टिस के। एक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हैं, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज हैं, और तीसरे जो टॉर्ट से रिलेटेड लॉज हैं। सिविल इंजरीज वो साइड पे निकल जाएंगी, न्यूसेंस है, डेफेमेशन है, वो एक साइड पे चलेगी। फिर कॉन्ट्रैक्ट है, वो जैसे अभी हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या निकल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या निकल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कैंसिलेशन में क्या स्कोप है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिसीजर में क्या स्कोप है। और फिर प्रॉपर्टी के राइट्स इटसेल्फ। प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, यानी कोई शख्स ओनर है या पोजेसर है या ट्रेसपासर है, वो 3 तरह के राइट्स निकलते हैं। एक बंदा है, वो कहता है आप कौन है, कहता है मैं मालिक हूँ। दूसरे से पूछा आप कौन है, वो कहता है काबिज हूँ। तीसरे से पूछा आप कौन है, तो कहता है मैं खामखा। क्या कहता है, तो वो ट्रेसपासर होता है। वो क्या होता है, तो जो खामखा है उसके कोई राइट्स नहीं है ना, लॉ राइट नहीं दे रहा, लॉ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, रेमेडी नहीं दे रहा कोई आपको। लेकिन जो ओनर है, पोजेसर है, उनके तो राइट्स हैं प्रॉपर्टी में या नहीं है। सो यहां से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक नया चैप्टर शुरू होता है कि जब कोई शख्स ओनर हो, जब कोई शख्स प्रॉपर्टी में पोजेसर हो, तो वहां से एक नई बात शुरू हो जाती है। अभी जो हमने कैंसलेशन, रेक्टिफिकेशन और जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और जो रिसीजन देखा, वो सिविल प्रैक्टिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसे प्राइवेट लॉ भी कहा जाता है। आपको इस बात का मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्राइवेट लॉ व्हिच पार्टीज देमसेल्व्स सिट एंड एग्रीड अपॉन।
वो कहती हैं आप एग्री करते हैं, ये देंगे ये लेंगे। पार्टीज ने खुद ही बैठ के अपने आप को खुद ही लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन के बंधन में खुद बांधा। कानून ने तो नहीं कहा ना, देयर वाज नो स्टैट्यूट जो आपको कह रहा था आप बंध जाए इसमें। आपने खुद का ये मोटरसाइकिल बेचूंगा पैसे दे देना, खुद अंगूठे लगाए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लॉ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो लिमिट है उसको अगर हम साइड पे कर दें, अब हम प्रॉपर्टी को देखें तो जो प्रॉपर्टी इटसेल्फ है उसके अंदर 3 लोग होते हैं, ओनर, पोजेसर, ट्रेसपासर। ट्रेसपासर मैंने आपको बता दिया, उसे हम छोड़ रहे हैं। ओनर और जो पोजेसर है उनको भी कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो कोर्ट्स में बार बार आते हैं अपने मसाइल को लेके कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। उस सूरत हाल में अगर एक ओनर आता है और वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है और उसका उस हिस्से को दूसरा पार्टी बिल्कुल नेगेट कर दे या उसका इनकार कर दे या उसको माने ना उसको, तो वहां पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था राइट एंड रॉन्ग। एक शख्स ने कहा देयर इज अ राइट इन द प्रॉपर्टी, आई एम द लॉफुल ओनर, द अदर पर्सन सेज दैट यू आर नॉट द ओनर, आई डोंट एक्सेप्ट यू एज एन ओनर। तो मसला हो गया ना, डिस्प्यूट हो गया। सो प्रॉपर्टी में ओनरशिप का डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करने के लिए एक बहुत अहम रेमेडी है जो हमारे एसआरए में मौजूद है, दैट इज जो इनवेरिएबली यूज होती है, जिसको आप रोज यूज करते हैं, जिसे कहते हैं इस्तकरार हक। उर्दू में, अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट। क्या कहते हैं उसे? जो ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी में, उससे जो अगर उसके साथ कोई रॉन्ग हो जाए यानी कि डिनाइल हो जाए ओनरशिप का, तो उस सूरत हाल में आप ऐलान करवाते हैं उसका, कि ऐलान किया जाए कि मैं मालिक हूं और दूसरा एग्रेसर है और मैं एग्रीव्ड हूं और दूसरा जो है यूजरपर है, गासिब है और मैं हकदार हूं। ये ऐलान किससे करवाते हैं आप? कोर्ट से करवाते हैं। इस ऐलान को कहते हैं इस्तकरार, ठहर जा हक, इस्तकरारे हक, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट। सो जो रेमेडी इसके ऊपर अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ राइट। इसमें 2 बुनियादी चीजें हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड हैं। एक, पहले अपना लीगल राइट बताओ, दूसरा उसकी इंफ्रिंजमेंट बताओ, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हारा राइट डिक्लेयर कर दूंगी। ये कौन कह रही है? कोर्ट कह रही है। लेकिन बात नहीं खत्म हो रही यहाँ पे, इधर तक बात नहीं खत्म हो रही, बात आगे चल रही है। मेरी बात गौर से सुने। अगर एक शख्स कोर्ट में आ जाए, जज साहब के सामने पेश हो जाए और जो मैं अब जुमले कहने लगा हूं उसी तरह कहे, बोलिएगा नहीं, अपने जहन में जो आता है मैं उसकी अक्कासी करूंगा कि अब आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जज उसके बारे में क्या सोचेगा सोचिएगा। डिक्लेरेशन समझाने लगा हूं आपको। ओनर है, मालिक कह रहा है अपने आप को, दूसरा उसकी मलकियत का इनकार कर रहा है, वो कोर्ट से रजू कर बैठा है, कोर्ट से इस्तकरार हक मांग रहा है, डिक्लेरेशन मांग रहा है। अगर वो सिर्फ इतनी बात करे कि जज साहब मेरा हक है, 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 जज साहब मेरा हक है। हाँ, एक बंदा मुस्कुराया आपने, तो फर्क पड़ा इससे? बात खत्म नहीं हो रही, बात कन्वे नहीं हो रही। भाई 18 करोड़ लोग आ जाएंगे इस तरह से, तो फ्लड गेट डॉक्यूमेंट है ना, हर बंदे का हक है ना प्रॉपर्टी में, सारे आ जाएंगे ये मेरा हक है। नॉट लाइक दिस। अगला सवाल बताएं, रॉन्ग क्या है? एग्जैक्टली रॉन्ग क्या है? सो राइट पे जो डिक्लेरेशन मिली है, राइट डिक्लेरेशन किस पे मिली है? राइट पे, ये मेरा हक है। चलो यहां तक तो डिक्लेरेशन दे दी। वो कह रहे हैं यहाँ पे बात नहीं बनेगी, रॉन्ग भी होना चाहिए साथ। रॉन्ग को ये रेमेडी एड्रेस ही नहीं करती, क्योंकि इस रेमेडी का नाम क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ, बोले क्या है नाम इसका? डिक्लेरेशन। ये गौर से सुनिएगा, हम एक तरफ जा रहे हैं, एक नामालूम मंजिल की तरफ जाने लगे। उसने कहा ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मिल गई रेमेडी डिक्लेरेशन ऑफ राइट। लेकिन इसमें रॉन्ग तो उसने बताया नहीं, और रॉन्ग के बगैर में कोर्ट का वजूद नहीं। कोर्ट तो पहले रॉन्ग सुनेगी ना, तो मसला है तो और ना 18 करोड़ आ जाएंगे, वरना तो है सोचने वाली बात। 18 करोड़ों की रजिस्ट्री है, सब आ जाएंगे, तो कोर्ट 18-19 करोड़ के मुकदमे सुनेगी फिर। तो डिक्लेरेशन में अभी एक चीज फिर कोई बाकी है, देयर इज अ टिंज ऑफ सॉल्ट व्हिच विल इंप्रूव द टेस्ट। जो मजे को इंप्रूव करेगी वो चीज बाकी है मेरे दोस्त। वो क्या है? वो ये है कि इस रेमेडी के साथ कानून ने एक शर्त लगा दी है, उसे कहते हैं प्रोवाइजो। क्या कहते हैं इसको? इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो आता है, इसके साथ एक शर्त लगी हुई है। वो शर्त ये लगी है कि कोई कोर्ट वालों तुम्हारे पास आए और कहे ये मेरा हक है, उसको डिक्लेरेशन ना देना जब तक कि वो अपने रॉन्ग के बारे में भी कोई रेमेडी तुमसे ना मांगे। क्या है प्रोवाइजो इसकी? सेक्शन 42 की
कि लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई आए और कहे ये मेरा हक है, उसको ये हक ना देना जब तक कि वो तुमसे अपने जो रॉन्ग हुआ है उसकी भी साथ कोई रेमेडी ना मांग ले। ये वजह होती है कि जब भी आप सूट फॉर डिक्लेरेशन लिखते हैं तो उसके साथ लाजिमन लिखते हैं अलॉन्ग विद परमानेंट इंजंक्शन, या आप कैंसलेशन मांगते हैं या कोई और रेमेडी मांगते हैं। डिक्लेरेशन अकेली चलती ही नहीं। ये वो है जिसको मुहाफिज चाहिए, ये वो रेमेडी है जिसको साथ कोई चाहिए। और ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 42(2) के मेन बॉडी में नहीं लिखी हुई, उसके साथ नीचे एक शर्त ऐड हुई हुई है, तो उसे कहते हैं प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 42। बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए एस्पायरेंट ऑफ एनी इम्तिहान, आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट छुपी हुई शर्त पे होगा आपका, इस पे नहीं होगा डिक्लेरेशन क्या होती है। तो पूछेंगे व्हाट इज द प्रोवाइजो व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्शन 42, क्या है वो शर्त? तो वो शर्त ये है कि हक सिर्फ हक के तौर पे नहीं मिलता, जब तक हक के साथ होने वाली खिलाफ वर्जी का भी कोई मदावा ना मांग लिया जाए, रेमेडी ना मांग ली जाए। तो डिक्लेरेशन के साथ इसलिए उस रॉन्ग के हल के लिए आप बहुत सारी 7 प्लस करते हैं डिक्लेरेशन के। कभी किसी ने जाली डॉक्यूमेंट बना लिया हो तो साथ क्या मांगते हैं? कैंसलेशन। किसी ने गलत काम करने जा रहा हो उसको प्रोहिबिट करने के लिए क्या मांगते हैं? इंजंक्शन। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट में कोई और गलती कर ली है तो रेक्टिफिकेशन मांगे, कैंसलेशन मांगे, आपको पोजेशन निकाल के बाहर फेंक दिया है फोर्सफुली, अनलॉफुली, तो रिकवरी ऑफ कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है। जब तक आप डिक्लेरेशन के साथ रॉन्ग का हल नहीं मांगेंगे तब तक आपको डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी। ये जो शर्त है इसे क्या कहते हैं? प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 42। सो दिस इज mere declaration is no declaration। आपको साथ क्या मांगना है? कोई एक ऐसा रिलीफ मांगना है जो सिर्फ राइट को एड्रेस ना करे बल्कि किसको साथ एड्रेस करे? रॉन्ग को। उसे कहते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब है शर्त, और ये किसकी है? ऑफ सेक्शन 42। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ राइट। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट के दो हिस्से, हक डिक्लेयर कर दो, जो रॉन्ग है उसे डिक्लेरेशन के साथ कोई और रेमेडी सप्लीमेंट करो, साथ उसके लगा के फाइल करो, और साथ उसको भी मदावा मांगो कि ये रॉन्ग पहले मना करें और साथ मेरे हक को इस्तकरार दे दें, इसे अपनी टांगों पे खड़ा कर दें, इसे डिक्लेयर कर दें, इसका ऐलान करें। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक इसके साथ एक और शेड है इसका डिक्लेरेशन का। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट है ये प्रॉपर्टी का भी होता है, स्टेटस का भी होता है। इंसान अपने बारे में भी कुछ मांग सकता है, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में स्पेशल लॉज बन गए हैं इसलिए बहुत सारे डिक्लेरेशन के जो हदूद में आती थी चीजें वो उन लॉज में चली गई हैं। जैसे एक वैसे साइड लाइन पे बता रहा हूँ, उसके सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज की एक रेमेडी होती है, शादी हुई भी है कि नहीं हुई, निकाह ठीक है कि नहीं हुआ, वो जो चीज़ है वो फैमिली लॉ ले गई है, उसको स्पेशल लॉ में भेज दिया उन्होंने, जैसे निकाल को भेज दिया। लेकिन अभी भी आपको पता है कि अगर कहीं गलती हो गई है, निकाह नामे के अंदर कहीं गलती हो गई है, तो फिर आपको कहाँ रिव्यू करना पड़ रहा है? अभी भी सिविल कोर्ट जाएंगे, जाके उसमें आपने जो एंट्रीज में गलतियाँ उधर देखने जाएंगे क्या गलती है। सो अब रिलीजियस मैटर्स में डिक्लेरेशन नहीं मिलती, मियर डिक्लेरेशन नहीं मिलती, और डिक्लेरेशन मिलती है तो किस चीज के साथ मिलती है? प्रोवाइजो के साथ। इज इट क्लियर जी? सो हमने पहले जो देखा वो था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिसीजन, और इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कैंसलेशन और रेक्टिफिकेशन। और फिर मैंने बताया कि सिविल जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर्टी के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, टॉर्ट के अंदर है। टॉर्ट को हम अभी हज़फ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ओनरशिप के राइट्स हैं वो जिस वक्त कोई उसका इनकार करता है तो उस पर जो रेमेडी फौरन खड़ी हो जाती है, उस रेमेडी का क्या नाम है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट चूंकि सिर्फ राइट्स को एड्रेस करती है, रॉन्ग्स को एड्रेस नहीं करती, इसलिए रॉन्ग्स को एड्रेस करने के लिए इसके साथ ही साथ किसी ना किसी रेमेडी को साथ चलाना पड़ता है, उसके साथ भेजना पड़ता है, ताकि वो डिक्लेरेशन की रेमेडी जो है वो सही सलामत कोर्ट से रिलीफ लेके वापस आ जाए। इज इट क्लियर? सो डिक्लेरेशन इज गॉन। Now we come to the most favorite, most applicable remedy, which is injunction, which is
ये जो इंजंक्ट होता है ना, इंजंक्ट, इसका मतलब ही हुक्म होता है। इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम क्या कहते हैं? दीन के अहकामात। इंजंक्शन का क्या मतलब है? अहकामात। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देने में, स्पेसिफिक रिलीफ देने के लिए एक बहुत अहम रेमेडी है कि कोई बंदा जब आता है ना, दुनिया सारी ना नफी असबाब पे है। किस पे है? जुल्मत के साथ नूर, सुबह के साथ शाम, दिन के साथ रात, खुशी के साथ गम, तो वो जोड़ों में बनी हुई है, अक्सर औकात उलट पे बनी हुई है। सो इसी तरह से हाँ और ना, ये 50-50 जो है ना सिर्फ तक के ऐड में होता है ना, 50-50। वैसे दुनिया में क्या होता है? कोई हाँ या ना। ये जो हाँ और ना है, यहाँ से हुक्म निकलते हैं, ना से मनाही निकलती है, प्रोहिबिशन निकलती है, और हाँ से मैंडेट निकलता है, हुक्म निकलता है कि करो, असबात निकलता है। तो असबात व नफी में जो अहकामात चलते हैं, कानून में भी जो रेमेडी इंजंक्शन की, वो नफी और असबात पे है। जब कोर्ट के पास ये हक आ जाएगा ना, तो रेमेडीज वसी हो जाएंगी, बहुत फुर्सत मिल जाएगी, बहुत बड़े कैनवस पे फिर पेंट होगी रेमेडी हो जाए। यानी वो छोटी सी तस्वीर होगी, लेकिन प्रोजेक्ट होके प्रोजेक्टर से बहुत बड़े कैनवस पे जाएगी। तो इंजंक्शन वो रेमेडी है जो स्पेसिफिक रिलीफ्स को सबसे ज्यादा मदद करती है, इसीलिए ये हर जगह लग जाती है साथ। यानी जैसे दवाई देने वाले को, डॉक्टर को ना पता हो 4-5 गोलियां देता है, कोई लग जाती है। अगर वकील को भी कुछ ना आता हो तो वो इंजेक्शन लगा देता है, कहता है ये तो जग लगेगी। एग्जैक्टली क्यों लगाता है? क्योंकि इसकी जो बुनियादी नेचर है वो नफी असबात पे है। बुनियादी नेचर हाँ ना पे है। बुनियादी नेचर जो है वो डूज एंड डोंट्स पे है, अहकामात पे है। पूरी अहकामात की एक लड़ी है जो सारी की सारी जज साहब के हाथ में आ जाती है इस तरह। वो क्या है? इसको कहते ही हैं कोर्ट्स ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स। कानून के खिलाफ जा रहा हो तो प्रोहिबिट करवाना हो तो ये काम आएगी, और फिर उसको कानून के मुताबिक चलवाना हो तो फिर ये काम आएगी। सो इंजंक्शन क्या है? कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट्स ऑर्डर किस चीज के? टू डू और नॉट टू डू। इसे कहते हैं मैंडेटरी, इसे कहते हैं प्रोहिबिटरी। क्या कहते हैं? फिर आपको पता है एक सूट जो होता है बड़ा लंबा होता है, यहाँ चलना शुरू हुआ, इधर प्लेट आ गई, फिर रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, फिर कहा तुम्हारी लड़ाई झगड़े के इश्यूज क्या हैं, फिर एविडेंस खुली, एविडेंस के अंदर फिर शुरू हो गए, बयान आ गया, वो उसमें चीफ हो गया, और फिर यहाँ क्रॉस हो गया, और फिर कहा बहस समेटो, और फिर उसके बाद जजमेंट आई, और फिर उसको फॉर्मली बता दिया तो डिग्री कह दिया। सो अब इतना लंबा प्रोसेस, साल पे फैला हुआ प्रोसेस। तो अगर यहाँ पे जो इंजंक्शन जब डिग्री की सूरत में मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जजमेंट की सूरत में उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? कौन मुंतजिर रहे, कौन इंतजार करे कि ये 10 साल के बाद जज साहब कहेंगे टू डू और नॉट टू डू? मेरा मसला तो आज खड़ा है ना, प्रॉब्लम तो आज है, देना आपने 10 साल बाद है। तो इसलिए एक प्रिंसिपल है, याद रखें, when the court has power to grant final relief, it also has the power to grant interim relief। अगर एक कोर्ट के पास मुकम्मल रिलीफ देने का हक है तो उस कोर्ट के पास मुतवादी तौर पे छोटा रिलीफ देने का हक भी है। और फिर उसके ऊपर चेरी ऑन दी केक ये कि उसके ऊपर जो हमारा सीपीसी है उसने ऑर्डर 39 इंट्रोड्यूस करवा के वहां पे इसको इंटरिम को बहुत जबरदस्त प्रोसीजरली हैंडल कर लिया। तो वो कहते हैं कि भाई वो मिलेगी 10 साल बाद जब तुम्हें परमानेंटली देंगे, लेकिन इंटरिम आज ही दिए देते हैं, आओ हमारे पास। तो यहाँ पे जो इंटरिम इंजंक्शन है वो कब मिल जानी है? जिसे हम टेम्पररी इंजंक्शन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वो शुरू में मिल जाती है। अब शुरू में कैसे मिल जाए? बात अभी सुनी नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट आई नहीं, इशू फ्रेम हुए नहीं, एविडेंस खुली नहीं, चीफ हुआ नहीं, क्रॉस हुआ नहीं, जजमेंट आई नहीं, आज कैसे दे दूं?
तो कोर्ट ने उसके ऊपर, कानून ने उसके ऊपर 3 असूल मुरतब कर दिए। उन्होंने कहा आओ मेरे पास और 3 बातें करो मेरे साथ। एक बात कि जो मेरा केस है वो आर्ग्यूएबल है, पत्थर पे लकीर है, सामने लिखा हुआ है, राइटिंग ऑन दी वॉल है, सिर्फ कागज देखें, मेरी बात सुने। रिकॉर्ड अपनी तरफ चीख चीख कर आपको पुकारेगा कि मेरा हक जो है वो दूसरे पे फाइट है, सुपीरियर। इसे कहते हैं प्रिमा फेसी आर्ग्यूएबल केस, गुड आर्ग्यूएबल केस। सो आप जो अपने कागज साथ लगाते हैं, वो जो प्रोड्यूस रिकॉर्ड करते हैं, वो जो शुरू में फॉर्म लगते हैं, उसका वजह ही ये है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट साथ लगा सकें जो खुद पुकारें जज को कि जनाब मेरे कागज आप देखिए। अगर आप देखें तो मेरे कागज इस तरह के हैं जो आपको ये यकीन नहीं तो कम से कम यकीन की तरफ ले जाएंगे कि ये हक मेरा है। क्लियर जी, कि ये हक मेरा। इसे कहते हैं पहली कंडीशन ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। इसका नाम क्या है? प्रिमा फेसी आर्ग्यूएबल केस। दूसरी बात, आपने कहा हक बड़ा है मेरा, लेकिन ये 10,000 रुपये दे दो ना तो काम हो जाएगा, क्या हक रह गया? इंजंक्शन लेने गए और पैसों में कीमत लगवा ली अपनी। जैसा लाख रुपया मिल जाए तो काम खत्म है मेरा, ठीक हो गया। लेने इंजंक्शन गए थे, बात पैसों की कर दी। इसका मतलब है कि आपने अपना जो लॉस जज को बताया ना वो रिपेयरेबल नेचर में है। जज को इंजंक्शन पे चलने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करने की हाजत नहीं। What you are asking for is just pennies. You are asking for money. जज की भाई इसको दें 10-20 हज़ार रुपये, फारे करें मुकदमा, आज ही निपटाते हैं, चलाना क्या है इसको। तो इसका मतलब है कि हमें इसका उलट बताना है फिर। That is not repairable, it is irreparable. अब irreparability कहाँ पे जाती है? इमोशंस पे। कहाँ जाती है? इमोशंस पे। मैं इमोशनली हिट हो जाऊंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, साख बैठ जाएगी, कारोबार को नुकसान हो जाएगा, घर की प्राइवेसी एट स्टेक हो जाएगी, मुझे घर से ना निकालें, चादर की और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखें। ये जितनी गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू पैसों की नहीं है, इमोशंस की है। और इमोशंस पैसों में गिने नहीं जाते। इनको जो डैमेज होता है वो रिपेयरेबल नहीं होता। क्या होता है? इररिपेयरेबल। तो अगर तुमने रिकॉर्ड दिया, प्रिमा फेसी केस बिल्ड कर दिया, साथ इमोशनल ऐसी विपता सुना दी, तो जज ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 2 चीजें प्रेजेंट हो गई हैं। आज पहले दिन जब ये आया है मेरे पास मुकदमा लेके, एक तो केस ऐसा है कि आर्ग्यूमेंट उसमें है, मुदल्लल है, दलाइल से भरा हुआ है, रिकॉर्ड उसका साथ दे रहा है, और दूसरी बात इसे ऐसा इमोशनल डैमेज होगा जो फिर उसको हम किसी तरह से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड चीज क्या हो गई आपने जो बताई, वो है इररिपेयरेबल लॉस। जब आपने ये 2 बातें बता दी, तो तीसरी जो चीज है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। क्या कहते हैं उसे? ये क्या होता है? ये होता है, आपने शीशा देखा है जो बच्चे देते हैं पार्क्स में, शीशा देखा है ना, वो बैठे होते हैं बच्चे, ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। दैट इज बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर कोर्ट। कोर्ट के सामने दोनों पार्टी शीशे पे बैठी हुई हैं। कोर्ट ने एक का रिकॉर्ड देख लिया है, उसकी इररिपेयरेबिलिटी के ऊपर विपता सुन ली है, और उसके ऊपर कोर्ट ये देखती है कि अगर मैंने इसको रिलीफ ना दिया, दिस पार्टी वुड बी एट मोर लॉस एज कंपेयर टू दी अदर पार्टी। इस कंपैरिजन पे जब वो इस नतीजे में पहुंच जाए कि दोनों का अगर तवाजुन किया जाए, दोनों को अदल के पलड़े में रखा जाए, तो शिकायत, शिकवा, ज्यादती, एग्रेशन उस तरफ है, एग्रीव इस तरफ है, जालिम उस तरफ है, मजलूम इस तरफ है, इस तरफ की जो पार्टी है, ये 3 चीजें मेरे सामने ले आई है। पहले ही दिन मुकदमे के रिकॉर्ड की सूरत में आर्ग्यूएबल केस बना बैठी है, इमोशनल डैमेज पे रिपेयरेबिलिटी ऑफ लॉस एस्टैब्लिश कर दिया है, और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस इसकी तरफ ज्यादा है। ये तीनों जैसे ही शराइत पूरी होती हैं, तो जो चीज आपको मिलती है उसे कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। हम अक्सर इसको स्टे कहते हैं, दोनों में फर्क है वैसे। बाय द वे, स्टे इज समथिंग एल्स, इंजंक्शन इज समथिंग एल्स। एनीवे, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इंजंक्शन। फिर मुकदमा चलता है, आप सेव हो गए रिकॉर्ड की रोशनी में, उसके बाद मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के बाद जब आखिरी दिन आप झूठे साबित हुए, तो इंटरिम इंजंक्शन भी खारिज हो जाएगी, टेम्पररी भी मुझे एक्सटेंड हो रही थी वो भी गई साथ ही। और अगर सारा केस होने के बाद सच्चे साबित हो गए, तो वो टेम्पररी इंजंक्शन कन्वर्ट कर देगी, टेम्पररी नहीं रहेगी। वो आर्जी जो चीज थी वो उम्र जावेदा में बदल जाएगी। वो टेम्पररी इंजंक्शन जो है परमानेंट हो जाएगी, और परमानेंट इंजंक्शन की रेमेडी आपको
दे दी जाए। इज इट क्लियर जी? जी प्लीज।